कुछ मईशत की बात करें पाकिस्तान की तो IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। ज़राए के मुताबिक शरह सूद मजीद न बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बैंकों के मुनाफे पर 40% टैक्स लगाने का फैसला कर दिया गया है। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मुज़ाकरात हैं। दिसंबर में $710 मिलियन की किस्त आनी है कर्जे की, जो $3 बिलियन का प्रोग्राम था जो शहबाज शरीफ साहब अप्रूव करा कर गए थे। लेकिन अगर हम मुआशी हालात पर नज़र डालें तो डॉलर आराम से बढ़ता जा रहा है, 290 के करीब आ चुका है। सोना हर रोज़ बढ़ रहा है, पिछले 4-5 दिन से सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। और बात करें स्टॉक मार्केट की तो वो ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन आवाम की बात करें तो लोगों का हाल नहीं बदल रहा। महंगाई ने बड़ा बुरा हाल किया हुआ है आवाम का। अब अल्लाह रहम करे, अगर पेट्रोल फिर से बढ़ जाता है, डॉलर फिर से बढ़ जाता है, गैस तो 100% इजाफा हो चुका है, बिजली वैसे ही महंगी है, जाएं तो जाएं कहाँ। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे लिए उस्ताद मोहतरम का दर्जा रखते हैं, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर, ऑलवेज एन ऑनर एंड आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज्ड इंटरव्यूइंग यू। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है मियाँ उमैर मसूद साहब ने, सदर हैं किसान इत्तेहाद के। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ उमैर साहब आपकी कीमती वक्त का। शाहिद भाई आपसे पहले शुरू कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब मुझे बताइए, हो क्या रहा है आपकी नज़र में जो फाइनेंसिंग का गैप है? क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब ने सर ऑन द फ्लोर ये कहा था कि बड़ा उन्हें अफसोस हुआ ये खबर सुनकर कि निगरां हुकूमत पर अब IMF को भरोसा नहीं है। निगरां IMF जो है वो दूसरे मुल्कों से जाके, जिस तरह UAE के एम्बेसडर अलजाबी से मुलाकात हुई थी, तो दूसरे मुल्कों से गारंटी ले रहा है इस वक्त IMF कि जो वादा आपने किया है वो पूरा करेंगे या नहीं। निगरां हुकूमत की बातों पर एतबार कुछ कम सा है। आप कैसे देखते हैं सर इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिनारियो को, सिद्दीकी साहब? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, IMF का जो प्रोग्राम 12 जुलाई को हुआ था 9 महीने का, उसका मकसद सिर्फ ये था मईशत को बहाल करना नहीं था। मकसद ये था कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना के 2024 में एक बहुत बड़ी रकम के कर्जे के लिए तैयार करना है, जिसकी शराइत इतनी सख्त होंगी। उसके लिए ज़रूरी था कि ये जो प्रोग्राम है 9 महीने का $3 बिलियन का, ये कामयाबी से चलता रहे। तो निगरां हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि IMF की शराइत पूरी हो जाएं, लेकिन मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो कानूनी इख्तियारात उनको हासिल थे, उन्होंने इससे दानिस्ता इनहराफ किया और मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़े फौज की मुकम्मल मदद और मुआवनत और आर्मी चीफ का पुरजोश रवैया, मीटिंग्स करना, इधर जाना उधर जाना, उसके बावजूद सिवाय स्टॉक एक्सचेंज के, जो कि जबरदस्ती ऊपर ले जाया गया है, जो कि कायम नहीं रहेगा, जबरदस्ती? कोई पाए बिल्कुल नहीं रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जिस चीज़ की तरफ मेरी परेशानी है वो ये है कि कौन सा अशारिया बेहतर हुआ है, मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं भी। अभी आपने डॉलर का, जनाब, बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं सर, मैं भी यही जानना चाहता हूं, प्लीज कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब 12 जुलाई को कर्जा मंजूर हुआ था, $1 ₹276 का था। अब इतना क्रैक डाउन हुआ, सब कुछ हुआ, स्मगलिंग रोकी गई, वो आज भी 287 का है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अल्टीमेटली तो ये 330 पे जाना है बाय द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि आप इस्लाहात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो कुछ बेहतरी आई है आर्जी तौर पर, वो आई है कि जो तबाही बर्बादी निगरान हुकूमत के दौर में हुई थी, वो आर्मी चीफ की कोशिशों से रुपए की कदर में वो बेहतरी आ गई। लेकिन 12 जुलाई में तो आप नहीं पहुंचे। नंबर एक तो ये बात हो गई। आज की तारीख में अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा शरह नमू जनूब एशिया के औसत से निस्फ से कम है, हमारी महंगाई जनूबी एशिया के औसत से 4 गुना ज़्यादा है, और हमारी शरह सूद 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि IMF का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी यही है कि पाकिस्तान की मईशत में पायदार बेहतरी ना आए। आर्मी चीफ ने वो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, IMF के चीफ ने 2 मरतबा 3 मरतबा कहा कि जी आप मालदार लोगों से टैक्स लें, गरीबों को मराहत दें। लेकिन आपने तो GST बढ़ाया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया, बिजली के नर्ख बढ़ाए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, गैस के नर्ख इतने बढ़ा दिए कि गरीब से गरीब में भी ₹500 महीने का इजाफी बोझ पड़ गया। अब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम देख लें। देखिए, सबसे असल चीज़ होती है बरामदात, जो तमाम हुकूमतें कहती हैं। अगर $100 GDP है तो जो है श्रीलंका $21 एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत $22 कर रहा है, हम $10 कर रहे हैं। यानी अगर हम $30 के बजाय हम भी वही करते जो श्रीलंका और भारत कर रहा है, तो हमारी बरामदात $60 अरब होती, 30 नहीं होती, हमारे मसले हल हो जाते। लेकिन हम बरामदात बढ़ा नहीं रहे। हम क्या बढ़ा रहे हैं? जाली रेमिटेंसेस 111(4) के तहत, वो पाकिस्तान की इन सबसे ज्यादा है, नंबर एक।
अब वो टैक्सों की वसूली पे बहुत इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला गया। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अगर ये अर्ज कर दूं कि जो 2022 का साल था, उसमें जो टैक्स इकट्ठे एफबीआर ने किए थे, सूबों को हिस्सा देने के बाद जो सूद की रकम बचती देनी है हमें, वो तकरीबन 250 रुपए ज्यादा था सूद। यानी मुल्क कैसे चल रहा था, 250 रुपए ज्यादा था, सूद ही नहीं दे सकते। लेकिन 2023 के जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें वो 2400 अरब ज्यादा है। तो अगर मेरे मुल्क की जो है वो एफबीआर सूबों को हिस्सा देने के बाद सूद से भी 2500 का फर्क पड़ रहा है, तो पूरा मुल्क कैसे चलेगा, पूरी कौम जरा सा सोच ले। बरामदात का मैंने आपकी खिदमत में बता दिया। बैंकारी बैंकारी में ये हुआ है कि उनका तिजारती बैंकों का काम था तिजारत, सनात, सरहद, ज़रात के लिए कर्जे देना। उन्होंने 12,000 कर्जे दिए और सरमायाकारी हुकूमत को की, वो की कोई 21,000 की। अब मुझे पूरी दुनिया में कोई बता दे, पाकिस्तान में बता दे, हमने सारी दुनिया में मैनेजमेंट बैंकिंग की है, कोई बता दे कि भाई कमर्शियल बैंक कैसे दे सकते हैं सरमायाकारी के लिए 21,000, और जो जिससे मईशत तरक्की करे वो जो है IMF इस पर खुश है। फिर ये जो कुछ हो रहा है, IMF ने ये एग्री किया कि तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, जो की गई। IMF ने इस पे एग्री किया, बल्कि शर्त लगाई कि जी आप NFC अवार्ड के तहत जो सूबों को पैसे दे रहे हैं वो खर्च ना करें। और जी जुल्म ये किया कि आईन ने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए तालीम का बजट इतना कम कर दिया कि वो 25A के तहत वो कानून आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि कौन सी बेहतरी आई है, हमें जरा समझा तो दे। 17 सियासतदानों की बात हुई थी जिन्होंने ईरान से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस निगरान हुकूमत को अगर इलेक्शन नहीं लड़ना तो उन 17 सियासतदानों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब जो है ताकतवर तबकों पे हाथ नहीं डालते, नाजायज असासों पे हाथ नहीं डालते, जिससे इनको तकरीबन 3,000 अरब की चोरी हो रही है राइट सर। और 1,100 रुपए के नाजायज असासे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। पता नहीं तो सर, फिर ये क्या बेहतरी आई है, मैं ये समझ। पाकिस्तान की मईशत के साथ ये खेल और कितना खेला जाएगा, मैं तो ये सोच के परेशान होता हूँ। अब तो हम मजीद बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। खैर, बचपन से सुनते आए हैं मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का हाल क्या है, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो ऑप्टिमिस्ट ज़्यादा होते हैं वो ये कहते हैं हमने रिकॉर्ड कॉटन की फसल, रिकॉर्ड गन्ने की फसल। किसान का हाल क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ उमैर साहब है। मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, एग्रीकल्चर में इस वक्त सुना है बहुत फार्मर बड़ा शुक्रिया सर। परेशान है, यूरिया भी ब्लैक में है, DAP भी ब्लैक में है, ट्यूबवेल की सब्सिडी खत्म कर दी है, जो प्राइसिंग होती है, जो प्राइस मैकेनिज्म फिक्स करने का प्राइस का होता है, वो पूरा मैनिपुलेटेड है। जी, पंजाब में कोई रेट, सिंध में कोई रेट, हो क्या रहा है किसान के साथ, थोड़ा आप बताएंगे सर हमें। जी, जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 4 साल से यूरिया हम ब्लैक में खरीद रहे हैं, लेकिन यूरिया पे फर्टिलाइज़र उस पे सुई गैस की मद में उन्हें सब्सिडी भी दी जा रही है। उसके बावजूद हम 4 साल से ब्लैक खरीद रहे हैं और दूसरे नंबर पे DAP जो है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट से रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और जब भी जिस फसल का टाइम आता है, खाद जो ज़रूरत होती है, तो वो शॉर्ट हो जाती है और हमें नहीं मिलती और फिर हमें मार्केट से उसको ब्लैक में खरीदना पड़ता है। दूसरे नंबर पे फसलों का जहाँ तक रेट है, तो अभी पिछले 3-4 माह में ही 5 माह में हमारी फसलों के रेट जो हैं, मकई जो थी वो 3,000-3,200 से नीचे आके अब 1500-1600 पे आ गई है और इसी तरह बाकी फसलों के रेट भी कम हो गए हैं। और जो आप मईशत की बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे महंगाई की बात कर रहे थे, तो देखिए एक क्रॉप का पाकिस्तान में रेट फिक्स किया जाता है व्हीट का और जब व्हीट का रेट फिक्स होता है तो मार्केट में उसका रेट कंट्रोल रहता है, लेकिन बाकी किसी क्रॉप का रेट फिक्स नहीं किया जाता। इंडिया में 26 क्रॉप्स के रेट फिक्स किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ और अगर रेट फिक्स कर दिए जाएं तो हम ये कहते हैं कि जो मिडल मैन हमसे 5 रुपए की किलो लेके मार्केट में 50 रुपए किलो बेचता है, वो खत्म हो जाएगा, उसको भी जायज मुनाफा मिलेगा, हमें भी जायज मुनाफा मिले और इसी तरह एंड यूजर जो पब्लिक है उनको भी सस्ती चीज मिले। और अभी जो बिजली के हालात हैं, तो 50 रुपए यूनिट, यानी हमारे देहातों में सिस्टम ये होता है कि हमारे पास हर किसान के पास ट्यूबवेल नहीं होता। ट्यूबवेल 15, 20, 25 ट्यूबवेल एक गांव में होते हैं और वो सारे लोग उनसे पानी आगे खरीदते हैं। अब हमें 12-1500 रुपए, तकरीबन 1600 रुपए घंटे के हिसाब से ट्यूबवेल वाला पानी बेचता है। तो वो छोटा किसान वो कैसे लगाएगा पानी और कहाँ से 13,000 रुपए। ये खाद आज से 5 साल पहले DAP जो थी 2400 रुपए की थी, जो आज 14,000 रुपए, 15,000 रुपए की मार्केट में मिल रही है। और इसी तरह जो यूरिया है ये 1200 रुपए का था
और ये आज जो है हमें तकरीबन 4500 का मिल रहा है। आप अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में 8 घंटे बिजली फ्री है ट्यूबवेल की, और बाकी भी अगर कोई किसान यूज करता है तो वो भी नॉमिनल सा बिल है। उसके साथ साथ उन्होंने फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज कराया हुआ है। कर्जे तो सारी दुनिया के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ जो है वो पाकिस्तानी किसान पे डाला जा रहा है। बहुत हमें बहुत नहीं समझ शुक्रिया, आती बहुत बहुत कि शुक्रिया यानी मियां ये साहब। सॉरी वक्त की कमी है, माजरत चाहता हूं, सॉरी टू इंटरप्ट। मियां उमैर मसूद साहब, सदर किसान इत्तेहाद, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बात बड़ी सिंपल सी है, स्टॉक मार्केट के अंदर हम आर्टिफिशियल बबल देख रहे हैं, सिद्दीकी साहब ने बता दिया। हम ये भी देख रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बरामदात नहीं बढ़ा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर को हम किस तरह अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। मैं फिर अपने उसी जुमले को दोहराता हूं कि अगर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द है तो मईशत को तबाह करने वाला भी दहशतगर्द है, जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की जिंदगी हराम कर रहा है। ब्रेक लेते हैं।